दोस्तों, कॉम्पिटिशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है उसे आप लोग देख रहे होंगे। जो टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है उसे आप लोग ज़रूर हल कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आज की टेस्ट सीरीज़ दी गई विगत वर्ष का प्रश्न पत्र, उसकी बात करेंगे। वैसे कम समय में जब भी परीक्षा पास हो, आपके पास समय का अभाव हो, तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, विगत वर्ष का प्रश्न पत्र किस तरीके से हल करना है, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है और इस विगत वर्ष के प्रश्न पत्र के जो प्रश्न दिए गए सिर्फ आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए काफ़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं, विगत वर्ष में जो परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखिए और फिर उसके बाद जो परीक्षा हुई है उसमें आए हुए प्रश्नों को देखिए और मिलान करके आप खुद देख लीजिए कि जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं प्रश्नों को अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, विस्तृत रूप में आप जान लेते हैं उनके बारे में, उस प्रश्न के आसपास और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनकी बात अगर कर लेते हैं, उस पर आपने अगर गहन अध्ययन किया है तो यकीन मानिए 50% प्रश्न आपको विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों के प्रश्न से मिल जाएंगे। लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, आइए उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया कि ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 11वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में माना है कि 11वीं शताब्दी में होने लगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यानी अपभ्रंश का लोक भाषा के अर्थ में प्रयोग अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था से माना जाता है। तो अब इस 11वीं शताब्दी यानी आदिकाल आप कह सकते हैं, आदिकाल की या आदिकालीन जो अपभ्रंश रचनाएं हैं उन रचनाओं पर भी आपका ध्यान तुरंत आ जाना चाहिए। उस समय के आदिकालीन जो कवि हैं, कवियों का कालक्रम भी आपके सामने आ जाना चाहिए। जैसे जोयंदू हैं 6वीं शताब्दी में, स्वयंभू 8वीं शताब्दी में, फिर पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में, धनपाल 10वीं शताब्दी में, राम सिंह 11वीं शताब्दी में, कुशल लाभ 11वीं शताब्दी में, और इन सब से प्रश्न पूछा जाता है। सिर्फ मैं एक प्रश्न की इसी की बात कर रहा हूँ और यहीं पर आप देखें कि चाहे वो जोयंदू हों 6वीं शताब्दी के, परमात्म प्रकाश उनका पूछा गया, धर्म दर्शन पूछा गया, योगसार पूछा गया। स्वयंभू जो 8वीं शताब्दी के हैं उनका पौमचर्यु, रेट्टनेमचर्यु आदि रचनाएं पूछी गई। पुष्पदंत जो 10वीं शताब्दी के हैं उनका महापुराण, उत्तर पुराण, जसहरचर्यु पूछा गया। जब पुष्पदंत की हम लोग बात करते हैं तो पुष्पदंत की एक पुस्तक जो महापुराण है, महापुराण में कितने महापुरुषों की कथा है, कितने लोगों को पता है? पुष्पदंत की रचना महापुराण में कितने महापुरुषों की कथा है? यही चीज़ मैं आप लोगों को हर प्रश्न जो कराता हूँ, एक एक प्रश्न में जो विस्तृत आपको समझाते चलता हूँ, अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती हैं। तो कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठा करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें बताई जा रही हैं, वो भी आप तक पहुंच सके। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें जो चीज़ें पूछी गई उसमें कितना आपको पता था, क्या आपको नहीं पता था, और प्रश्न कैसे लगे, जो विस्तृत जानकारी दी गई कैसी लगी। तो पुष्पदंत का जो महापुराण है उसमें 64 महापुरुषों की कथा है, 64 महापुरुषों की कथा है। ऐसे धनपाल जो 10वीं शताब्दी के भविष्य कथा उनका पूछा गया। राम सिंह का पाहुन दोहा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। कुशल लाभ जो 11वीं शताब्दी के हैं, ढोला मारूरा दोहा उनका जो विरह काव्य है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो इन चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? वह पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है, लेकिन सिर्फ इतना जान लेना आपके लिए काफ़ी नहीं है कि विद्यापति की है।
बल्कि यह भी जान लेना जरूरी है कि विद्यापति ने पुरुष परीक्षा की रचना शिव सिंह के निर्देशन पर किया है। किसके निर्देशन पर किया? तो शिव सिंह के निर्देशन पर किया। और इसमें पंचतंत्र की परंपरा के आधार पर आप देखेंगे शिक्षाप्रद कथाएं हैं। और इतना ही नहीं, इसी पुरुष परीक्षा में आप देखेंगे कामशास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इन ज्ञानों का समन्वय भी आपको मिलेगा। निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? ध्यान देना, अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ये प्रामाणिक मानते हैं। ये क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो ये प्रामाणिक मानते हैं। देवी प्रसाद प्रामाणिक मानते हैं। गौरी शंकर हीरा चंद ओझा प्रामाणिक मानते हैं। वुलर की बात करें प्रामाणिक मानते हैं। रामकुमार वर्मा की बात करें प्रामाणिक मानते हैं। मुरारीदीन प्रामाणिक मानते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जब आदिकाल मैंने आपको बताया, आदिकाल जो उनकी रचना है, जो किताब है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो मैंने बताया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, उसमें मैंने बताया कि अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो कौन लेखक हैं जो अप्रमाणिक मानते हैं, कौन प्रमाणिक मानते हैं, कौन अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, इस पर भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। यह पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो की है। वैसे अमीर खुसरो की और भी पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि चकवा और चकवी जो पक्षी होते हैं, चकवा और चकवी जो पक्षी होते हैं, ऐसी जनश्रुति है, ऐसा कहा जाता है कि अगर एक को मार दिया जाए या एक अगर मर जाता है तो दूसरा उसके वियोग में अपना प्राण तज देता है। और इसी पर अमीर खुसरो ने कहा है कि चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई। चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई, ये मारे करतार के रैन बिछोवा होए। अगर इन्हें कोई मार देता है तो इनमें से एक बिछोह में, दूसरे के बिछोह में, दुख में मर जाता है। इतना ही नहीं, अमीर खुसरो की बहुत सारी पंक्तियां हैं जो खूब पूछी जाती हैं। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं पर निपट पाप की खान। बहुत बार पूछा गया। श्याम सेत गोरी लिए जन्मत भई अनीत, और एक पल में फिर जात है जोगी का के मीत। अमीर खुसरो की ये भी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पंखा होकर मैं डूली, पंखा समझ ही रहे हैं, पंखा होकर मैं डूली, साथी तेरा चाव, और मुझ जलती का जन्म गयो तेरे लेखन भाव। और जो संत होते हैं, संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर नारी के प्रीति में नहीं आना चाहिए। इस पर भी अमीर खुसरो ने कहा है कि संतों की निंदा करे रखे पर नारी से हेत, संतों की निंदा करे रखे पर नारी से हेत, वह नर ऐसे जाएंगे जैसे रण रेही का खेत। तो ये कहा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। अच्छा, देहरी भाई विदेश भी रचना आप लोग जानते ही होंगे। देहरी भाई विदेश पर भी एक पंक्ति है अमीर खुसरो की कि अंगना तो पर्वत भयो, अंगना तो पर्वत भयो देहरी भई विदेश, और जा बाबुल घर आपने मैं चली पिया के देश। तो ये सब पंक्तियाँ जो आपको बताई जा रही हैं, ज़रूर इन पर आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग जानते भी हैं, जो हमारे परमानेंट व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अलग से बताई जाती हैं और परीक्षा में आप देखेंगे वहाँ से प्रश्न पूछा गया। अभी पिछली बार 4 से 5 प्रश्न पूछे गए,
अमीर खुसरो का भी जो 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, वो भी मैंने लाइव कक्षा में हंसी में ऐसे लोगों को बताया था कि किस तरीके महिलाओं की बात हो रही थी, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, वो भी पूछा गया था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती रहती हैं, तो इन पर आप लोग जरूर ध्यान रखें। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? ये वही मीराबाई हैं, ये वही मीराबाई हैं जिन्हें आप देखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव की भूमिका में भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा, भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा, राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा। और इतना ही नहीं, नाभादास नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। भक्तमाल में नाभादास ने एक पंक्ति के माध्यम से मीरा का परिचय दिया था कि सादृश्य गोपी का प्रेम प्रकट, सादृश्य गोपी का प्रेम प्रकट कलि जुगत दिखायो, और निरअंकुश अति निडर रसिक जन रसना गायो। ये कहा गया है भक्तमाल में नाभादास के द्वारा। तो ये वो मीराबाई जिनके बचपन का नाम पेमल था, और इनकी उपासना किस प्रकार की थी? तो इनकी उपासना थी माधुर्य भाव की उपासना। कैसी उपासना? माधुर्य भाव की उपासना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सधुक्कड़ी से क्या आशय है? सधुक्कड़ी से आशय है राजस्थान पंजाबी मिली खड़ी बोली। वैसे कबीर की जो भाषा है आप जानते हैं, जिसको श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा, पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो जानते ही हैं, भाषा का डिक्टेटर कहा है इनको, भाषा का डिक्टेटर। बच्चन सिंह ने तो संत भाषा कहा है, बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? देखिए, जब मैंने आपको याद होगा कि जब चित्रावली आपको मैंने पढ़ाया, क्योंकि इस समय पेड बैच में आप लोगों को पता ही है कि इकाई 1 हिंदी भाषा का इतिहास हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम लोग बात कर रहे हैं तार सप्तक की। पहले तार सप्तक की बात आज की जा रही है। लोगों को PDF भेजा गया है। वीडियो लेक्चर अभी 2:30 बजे मिलेगा, फिर रात में उसी पर आधारित लाइव कक्षा होगी। तो आज लोगों को प्रयोगवाद भेजा गया, जिसमें तार सप्तक की बात की जाएगी। तार सप्तक के जो कवि हैं, जैसे नेमचंद जैन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचबे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञे, इनकी बात की जाएगी। तो इससे पहले जब मैंने आपको सुजान चित्रावली पढ़ाया था, तो वहाँ पर इसमें और जो पात्र हैं वो भी बताया था। सुबुद्धि पात्र है, सोहिल पात्र है, कमलावती पात्र है, हीरा पात्र है, कुटीचर पात्र है। कमलावती अविद्या के प्रतीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। चित्रावली विद्या का प्रतीक है, ये भी मैंने बताया था। सुजान ज्ञान का प्रतीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सारी विस्तृत जानकारी आपको मैंने दे रखी है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख विकाय गई वह मूरत सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति है गदाधर भट्ट की। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर इतनी पंक्तियां हम कहाँ से ध्यान रखें कि कौन सी हित हरिवंश की पूछ ली जाए, कब गदाधर भट्ट की पूछ ली जाए, कौन सी पंक्ति मीराबाई की पूछ ली जाए, कौन सी जीव गोस्वामी की पूछ ली जाए। देखिए, कोई भी पंक्ति जब पूछी जाती है, प्रश्न में ही उसका अंश छिपा होता है, उत्तर का अंश छिपा होता है। आप खुद देखें, यहाँ पर लिखा है जीव गोस्वामी, और इसलिए पूछा गया। जीव गोस्वामी का नाम विकल्प में इसलिए दिया गया ताकि यह पंक्ति आपको याद आ जाए, क्योंकि गदाधर भट्ट की जो यह पंक्ति है, इस पंक्ति को सुनकर, गदाधर भट्ट की इस पंक्ति को सुनकर जीव गोस्वामी ने इन्हें वृंदावन, गदाधर भट्ट को वृंदावन बुला लिया था। जीव गोस्वामी ने इन्हें वृंदावन बुला लिया था, और यहीं पर गदाधर भट्ट गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हुए। गदाधर भट्ट गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हुए।
यही वो पंक्ति है कि सखी हूँ श्याम रंग रंगी देख बिकाई गई वह मूरत सूरत मही पगी। ये जीव गोस्वामी ने जब पहली बार सुना था तभी गदाधर भट्ट को वृंदावन बुला लिया था। वैसे नाभादास ने भक्तमाल में जैसे मीराबाई के लिए उन्होंने कहा कि सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुगत दिखायो और निरअंकुश अति निडर रसिक जन रसना गायो, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर गदाधर भट्ट के बारे में भी नाभादास ने भक्तमाल में परिचय दिया है कि सज्जन, गौर से सुनिएगा, सज्जन सुहृदय सुशील वचन आरज प्रतिपालय, सज्जन सुहृदय सुशील वचन आरज प्रतिपालय और निर्मत सर निहकाम कृपा करुणा को आलय। ये किसके लिए कहा? नाभादास ने भक्तमाल में गदाधर भट्ट के लिए कहा कि सज्जन सुहृदय सुशील वचन आरज प्रतिपालय और निर्मत सर निहकाम कृपा करुणा को आलय। खैर, गदाधर भट्ट की कोई बहुत रचनाएं नहीं मिलती हैं, इनके फुटकर पद हैं, जिनके फुटकर पदों का संपादन आप देखेंगे बाबा कृष्णदास ने किया था, बाबा कृष्णदास ने किया था। अगला प्रश्न, तिय सहसो जोवन मिले भेद न जान्यो जात और प्राप्त समय निषधोत्त के दुए भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन है? पहले उत्तर जान लें, बी हो जाएगा वह संधि। अच्छा, वह संधि होती क्या है? वह संधि होती है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करने का जो समय होता है उसे वह संधि या वह काल कहा जाता है। जैसे पहले जो माना जाता था, आदिकाल के समय की बात करें, अब तो जीवन प्रत्याशा जो मनुष्य की जीवन की आयु है वो तो आपको पता ही है कि 65-70 वर्ष के आसपास होती है, लेकिन पहले जीवन 100 वर्ष माना जाता था। जैसे अर्ध कथानक में आप देखेंगे, अर्ध कथानक जो पहली की रचना है, अर्ध कथानक में भी 55 वर्ष के जीवन की उनकी कथा है, तब लगभग 110 उन्होंने अपने जीवन को माना था, तो 110 पहले माना जाता था। तो 100 वर्ष को मानकर जो जीवन की अवस्था होती थी उसे विभाजित किया जाता था कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, 5 भागों में विभाजित किया जाता था। तो एक अवस्था एक काल से दूसरे काल में जाने की जो अवस्था है वो वह संधि या वह काल कहलाती थी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो पंक्ति है वो पंक्ति है रसलीन की। रसलीन की जो रचना है रस प्रबोध, रसलीन की जो रचना है रस प्रबोध। रस प्रबोध में मुग्धा नायिका का एक प्रकार है मुग्धा मतलब मुग्धा वैसी नायिका को कहते हैं जो अपने ही रूप को देखकर मुग्ध होती है। स्वयं के रूप पर मुग्ध होने वाली नायिका मुग्धा नायिका कहलाती है। तो मुग्धा के 5 भेद बताए हैं और उन्हीं मुग्धा नायिका जो है, मुग्धा नायिका के ही बारे में बताया गया कि यह वह संधि की बात करती है। शैशव अवस्था से आगे बढ़ने की जो अवस्था है उसी अवस्था के बाद कहा गया कि वह संधि आती है, तो ये बताया गया। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी पंक्ति जो रसलीन की है रस प्रबोध में, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर प्रारंभ में इस तरीके की पंक्ति दी गई कि धारत न चौकी नग जरी याते उर में लाए और छाण परे पर पुरुष की जनती है धर्म नसाए। और उसी के सबसे अंत में पंक्ति दी गई कि ते सहसो जोबन मिले भेद न जान्यो जात प्रात समय निषद्योत के हूँ भाव दर्शात। अगला प्रश्न देखें, जगत जनायो जिह सकल जो हरि जान्यो नाही और जो आँखिन जब देखिए आँखी न देखी जाए। कौन सा अलंकार है? उदाहरण। अब आप कहेंगे उदाहरण कैसे? पहली पंक्ति में जो कहा गया है दूसरी पंक्ति में उदाहरण स्वरूप उसे समझाने की कोशिश की गई है बिहारी के द्वारा। यह पंक्ति है किसकी? तो बिहारी की है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे सर अर्थ पता हो तभी तो जान पाएंगे। भाई देखिए, चीज़ों को जो पढ़ेंगे तभी अर्थ पता चलेगी। आप खुद गौर से देखें, जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो न। हरि मतलब क्या? ईश्वर। तो जगत जनायो जिह सकल किसके बारे में कहा गया? सो हरि जान्यो न। हरि मतलब ईश्वर।
कहा जाता है कि जिस तरीके से ईश्वर ने संपूर्ण संसार को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया, सकल जनायो जगत जनायो जी सकल, जिसने सारे जगत के बारे में बताया, ज्ञान कराया, इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया, सो हरि जान्यो ना है, उसी ईश्वर को ही तुमने नहीं जाना। जिस तरीके से, अब उदाहरण देकर समझाया गया, जो आँखिन सब देखिए, जिस तरीके से आँखों के द्वारा सभी वस्तु को देखा जाता है, आँख न देखी जाए, उसी तरीके से आँख अपने आप को स्वयं नहीं देख पाती है। ठीक उसी तरीके से तो कहा गया कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर भी ज्ञानातीत है, ज्ञान के माध्यम से ही आभास करके ही जाना जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो उदाहरण देकर समझाया गया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार। बात समझ में आ गई? अगला है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्यिक रूप में देखने को मिलता है? किस साहित्यिक रूप में देखने को मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रबंधकार रूप में। उत्तर हो जाएगा बी, प्रबंधकार रूप में। अब इनकी प्रबंधात्मक जो रचनाएं हैं वो आपको शायद पता हो कि जैसे रंग में भंग, जयद्रथ बध, साकेत, नहुस, सिद्धराज, त्रिपथक, तो ये सब इनके प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि रचना ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र का जो प्रकाशन हुआ है 1946 में। 1946 में। सर्ग कितने हैं? सर्ग हैं 7। अब आपसे एक प्रश्न पूछें कि किस सर्ग में, वैसे ये जो रचना है, यह रचना आप देखेंगे इसका कथानक किससे है? भीष्म से है। कथानक भीष्म से है। कथानक भीष्म से है। लेकिन इस रचना के किस सर्ग में राम का उदाहरण देकर समझाया गया कि अधिक दया करने से या अत्याचार सहन करने से पौरुष की क्षति होती है, कई बार क्रोध अनिवार्य है। प्रभु राम तो 3 दिन तक समुद्र का विनय करते रहे कि वो उन्हें रास्ता दे दे, लेकिन जब समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, राम अधीर हो जाते हैं, तो अधीर होकर उन्होंने धनुष उठा लिया, और जैसे ही उन्होंने धनुष उठा लिया, समुद्र राम के शरण में आ गया। तो ये उदाहरण देकर समझाया गया किस सर्ग में? कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में? कितने लोग बताएंगे आप में से? बताइए। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट का इंतजार रहेगा कि देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। ठीक इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई नई बताई जाती हैं कि इन पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग प्रारंभिक में 2-4 प्रश्न देखेंगे, 10 प्रश्न देखेंगे, कहेंगे ये तो आता ही है, ये तो उन्हें आता ही है। ठीक है, वो आता है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं साहित्य में, साहित्य सागर है, जो कि सभी को सभी चीज़ें नहीं आती हैं। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। बाकी कल की टेस्ट सीरीज में आपको बताएंगे, देखते हैं कि कितने लोग सही उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न देखें। उड़ गया गरजता यंत्र गरुण बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, ये पंक्ति अज्ञेय के किस कविता की है? आपका उत्तर हो जाएगा हवाई अड्डे पर विदा। हवाई अड्डे पर विदा। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? यह पहला कविता संग्रह है धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का पहला कविता संग्रह है। अगर हम ठंडा लोहा कविता की बात करें, कविता संग्रह नहीं, कविता संग्रह तो है ही है ये, और इस कविता संग्रह की पहली कविता ही है ठंडा लोहा। ठंडा लोहा की विषय वस्तु क्या है? इसमें क्या कहा गया है?
तो यह किशोरावस्था के प्रणय का गान है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्मवीर भारती की कौन सी कविता किशोरावस्था के प्रणय का गान है। भाई पहले प्रश्न पूछा जा चुका है ये परीक्षा में, यूजीसी नेट में। अब आपसे परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है, इसी प्रश्न को लेकर नया प्रश्न बनाया जा सकता है कि धर्मवीर भारती के किस कविता का विषय है किशोरावस्था के प्रणय का गान, तो वो होगा आपका उत्तर ठंडा लोहा। वैसे इनका जो पहला उपन्यास है गुनाहों का देवता, वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखें। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, देवरानी जेठानी की कहानी। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि इस देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है, इस उपन्यास में जो 4 छंद कहे गए हैं दूल्हे के द्वारा, जो सर्वसुख बनिया का जो पोता है, जब उसका विवाह होता है, और अब तो खैर वो प्रथा नहीं रही, लेकिन गाँव में कहीं कहीं मिल जाता है अभी भी, कि जब शादी होती है, विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद विदाई से पहले दूल्हा आंगन में जाता है और आंगन में जाकर दूल्हा चारपाई पर बैठता है। ये एक रस्म होती थी गांव में पहले कि दूल्हा गांव में जाता था और चारपाई पर बैठता था, और जब चारपाई पर बैठता था तो औरतें पहुंचती थीं, उसको कुछ सामान देती थी। दूल्हे से बहुत सारे लोग, जो हंसी मजाक का रिश्ता होता था, वो लोग हंसी मजाक करते थे। तो वहाँ पर दूल्हे ने आंगन में जब बैठा तो 4 छंद कहा। 4 छंदों में किसमें क्या क्या कहा है। पहले छंद में उसने ससुर से घोड़े की मांग की, अपने ससुर से घोड़ा की मांग की। दूसरे छंद में उसने अपने सासू से एक हार की बात की, हार जो ज्वेलरी होती है उसकी बात की गई। तीसरे छंद में अपना परिचय दिया कि मैं सर्व सुख का पोता हूँ, सर्व सुख का पोता। और चौथे छंद में उसने अपनी बीवी को किस तरीके से वो रखेगा उसके बारे में बताया कि आँखों का सुरमा बना कर रखूँगा। तो ये 4 छंद कहे, चारों छंद मैंने आप लोगों को बताया था कि छन पिराकी आइया और छन पिराकी जोड़ा, दूसरा छंद जब कहूँगा जब ससुर देगा घोड़ा। तो याद होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें विस्तृत में एक एक चीज़ें बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, और आगे तो अभी जो नया बैच चल रहा है उस बैच में पढ़ाया जाएगा। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप भी पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक एक चीज़ें आपको मिलेंगी, एक एक विधाएँ जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं वो सब बताई जाएंगी। जुड़ने के लिए अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप ज़रूर ध्यान दें कि हमारा जो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर 805258, ये नंबर, इसको आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इस पर अपना नाम लिखकर, कोर्स का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें, आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी, फीस और सारी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। तो अगर आप नए हैं तो इस नंबर को आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसके अलावा विकल्प के रूप में एक और चैनल है जिस पर अभी 10-15 दिन से मैंने वीडियो उस पर भी डालना शुरू कर दिया है, ताकि बाई द वे कभी टेक्निकल समस्या आ जाए तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं किसी को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। द गुरु एकेडमी के नाम से, द गुरु एकेडमी के नाम से चैनल है यूट्यूब पर, आप जाकर उसे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे अभी अंत में उसके बारे में पूरा आपको बता देंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अल्टरनेट वीडियो, एक दिन इस पर वीडियो पब्लिश होता है तो दूसरे दिन द गुरु एकेडमी पर होता है। कल उस पर कराया गया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है, तो यदि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, सूरजमुखी अंधेरे के। सूरजमुखी अंधेरे के आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो 1972 में प्रकाशित हुआ। इसकी प्रमुख जो पात्र है वह है रत्ती,
जो कि एक दलित है। और इसके साथ आप देखेंगे बचपन में बलात्कार की घटना हुई थी। खैर, बलात्कार किसके द्वारा किया गया कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है, किसने किया कोई उल्लेख नहीं, बस थोड़ा सा झलक वहाँ पर दिखाया गया है, थोड़ी सी चीज़ें बताई गई, उसके मन में एक छाप है, ये चीज़ें याद आती हैं तो वह रत्ती और उससे उभरने की कोशिश कर रही है। यानी इस उपन्यास में सूरजमुखी अंधेरे में की जो मुख्य पात्र रत्ती है, उसके माध्यम से आप देखेंगे कि बचपन के यौन शोषण की मनोगाथा कह सकते हैं, या बालक या बचपन के यौन शोषण की मनोगाथा इसमें कही गई है। रत्ती और उसके दो दोस्त हैं, केसी और रीमा, जिसमें केसी और रीमा का प्रेम भी दिखाया गया है। तो ये सारी पूरी कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा हरि कृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन। हरि कृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन नाटक है, जिसमें गुजरात के शासक जो थे बहादुर शाह के आक्रमण के अवसर पर चित्तौड़ की रक्षा के लिए जो रानी थी रानी करमोती के द्वारा हुमायूं के पास राखी भिजवाई गई थी, वही प्रसंग लेकर यह ऐतिहासिक नाटक रचा गया है, रक्षाबंधन, हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा। तो चित्तौड़ की रक्षा के लिए रानी करमोती के द्वारा हुमायूं को राखी भिजवाने का जो प्रसंग है, ये हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया? आपका उत्तर हो जाएगा ए, सत्य हरिश्चंद्र। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 5। और जब मैंने आपको काव्यशास्त्र पढ़ाया था, जो हमारे पुराने लोग हैं उनको पता होगा, और जो नए लोग हैं बस 3 या 4 दिन मुश्किल से इसमें इकाई 2 में लगेगा, और फिर काव्यशास्त्र पर हम लोग आएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि 5 कौन कौन से हैं। 5 है विस्कंभक, परवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकस और अंकावतार। वह विस्कंभक किसे कहेंगे, प्रवेशक किसे कहेंगे, चूलिका किसे कहेंगे, अंकास किसे कहेंगे, अंकावतार किसे कहेंगे, ये सारे क्रम आपको समझाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है, आपका उत्तर हो जाएगा डी, द कॉकटेल पार्टी। इलियट का नाटक है, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड का नहीं है, टी.एस. इलियट का है। रामवृक्ष वेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पर रामवृक्ष वेनीपुरी के अनुसार पूछा गया, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कीर्तिलता होगा, भू परिक्रमा होगा, पुरुष परीक्षा होगा, कीर्ति पताका होगा। जब मैंने आपको विद्यापति के बारे में पढ़ाया है तो विद्यापति की पदावली के बारे में विस्तृत आपको बताया, पुरुष परीक्षा के बारे में अभी मैंने आपको बताया, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, सारी चीज़ें बताई गई। इनकी जो 14 रचनाएं हैं, 14 रचनाओं में से 11 संस्कृत में है, वो भी मैंने आपको पूरा बताया। 3 जो अन्य रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति के पदावली के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। वैसे कीर्तिलता और कीर्ति पताका में जो औहट्य की बात की गई है, उस औहट्य के बारे में भी मैंने बताया है। रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले होंगे चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे रीतिकाल का प्रवर्तक भी चिंतामणि को माना गया। तो सबसे पहले होंगे चिंतामणि, फिर राजा जसवंत सिंह होंगे, उसके बाद देव होंगे, फिर भिखारी होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा बी, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, सांध्य अटन। एकांतवासी योगी जो कि गोल्ड स्मिथ के द हर्मिट का अनुवाद है, एकांतवासी योगी। उजड़ ग्राम डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद है। श्रांत पथिक
गोल्डस्मिथ की रचना ट्रेवलर का अनुवाद है। तो ये तीनों अनुवादित रचनाएं हैं। अगर इसी में से परीक्षा में प्रश्न बना दिया जाए, परीक्षा में प्रश्न बना दिया जाए इसी से, तो कितने लोगों को पता है यही 4 विकल्प हों और मैं इस तरीके से आपसे पूछूं कि श्रीधर पाठक की किस रचना की बोली, किस रचना की भाषा ब्रज भाषा है, और विकल्प आपके सामने यही हो कि एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। उत्तर तो यहां पर आपका बी हो ही गया, उत्तर यहां पर आपका बी हो गया। लेकिन पहला विकल्प श्रांत पथिक, दूसरा विकल्प सांध्य अटन, तीसरा सी विकल्प एकांतवासी योगी, डी विकल्प उजड़ ग्राम। और आपसे मैंने पूछा कि श्रीधर पाठक के किस रचना की भाषा ब्रज भाषा है। अब बताइए, नया प्रश्न बन गया नहीं बन गया? और यही चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हूं कि विगत वर्ष के प्रश्न जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों से भी नए प्रश्न बनते हैं, और किस तरीके से बनते हैं वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में है, बाकी श्रांत पथिक खड़ी बोली में है, सांध्यटन खड़ी बोली में है, एकांतवासी योगी खड़ी बोली में है, जबकि उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। श्रांत पथिक रोला छंद में लिखा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। एकांतवासी योगी ख्याल या लावनी शैली में लिखा गया, ये भी पता होना चाहिए। सांध्य अटन अतुकांत पदों में लिखा गया, ये भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से विस्तृत ज्ञान आपको होना चाहिए। प्रश्न संख्या 24 देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले होगा गीतिका, उसके बाद में अड़िमा, फिर अर्चना, फिर आराधना 1953 में। आराधना 1953 में, यानी इसको लिखना चाहे तो लिख ले आप, वैसे लिखाया तो है, मैंने कई बार लिखाया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा अंधा युग लक्ष्मी नारायण लाल का सबसे पहले होगा, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी होगा, फिर एक तारे की आंख जो मणि मधुकर का नाटक है, कोर्ट मार्शल जो कि स्वदेश दीपक का है। वैसे एक तारे की आंख भी पूछा गया है, ये कबीर के व्यक्तित्व पर आधारित है, कबीर के व्यक्तित्व पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, कबीर के व्यक्तित्व पर आधारित है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? ये तो अभी आपको 3 दिन पहले ही मैंने बताया था। रानी केतकी की कहानी है, वामा शिक्षक है, भाग्यवती है, परीक्षा गुरु है। भाई रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां का जो है ये भी मैंने आपको बताया, वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद का मैंने बताया, भाग्यवती सिद्धाराम फिल्लौरी का, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो शिवदान सिंह चौहान का है, सबसे पहले आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में कामायनी एक पुनर्विचार, इसके बारे में तो एक एक चीज़ जो मुक्तिबोध ने लिखा है वो मैंने आपको बताया है मुक्तिबोध का। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन का है। फिर वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का है 1989 में। तो आप लिखना चाहें तो लिख लें 1954, 1961, 1966 और 1989। 1989। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्यिक चिंतकों पर का पूर्वापर अनुक्रम कौन सा होगा? आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले कौन है, फिर उनके बाद कौन है, यानी जन्मकाल के अनुसार यहाँ पर देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले होंगे अरस्तु, और उसके बाद में कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड और सबसे अंत में टी.एस. इलियट। ऐसे
भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों के सही क्रम कौन सा होगा? तो भारती, सबसे पहले होगा भारती, फिर सातवती, फिर कौशिकी और फिर आर्यभटी, ये क्रम होगा। ये भी जब काव्य शास्त्र आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर विस्तृत आपको बताएंगे। वैसे प्रश्न संख्या 30 पर आने से पहले आपको बता दें, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 30 पर आने से पहले मैंने एक चीज़ आपको प्रारंभ में बताया था कि इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। कल वीडियो भी पब्लिश हुआ है, भाई जो भी नए लोग ना पता हो उनको ज़रूर बता दें। विकल्प के रूप में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी टेक्निकल समस्या अगर आ जाए, एक हफ्ते अभी हुआ है, तो आपकी परीक्षा, आपका अध्ययन बाधित ना हो, इसलिए एक सप्ताह पूर्व अभी ये चैनल शुरू किया गया, द गुरु एकेडमी। यूट्यूब पर आप जाके तलाश करें, ये लोगो आपको दिख जाएगा, द गुरु एकेडमी आपको दिख जाएगा। इस चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर लें। कल भी मैंने इस पर वीडियो पब्लिश किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ दी गई है, जाकर देखें और वहाँ भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि जो चीज़ें पूछी जा रही वो आप बताएं। और अल्टरनेट एक दिन कंपटीशन एकेडमी पर आपको, जैसे इस पर आप वीडियो देख रहे हैं, कल आपको द गुरु एकेडमी पर मिलेगा, फिर परसों आपको कंपटीशन एकेडमी पर मिलेगा। तो ये अल्टरनेट चलता रहेगा ताकि हमारे जितने व्यूवर्स हैं, जितने अध्ययन करने वाले हमारे अभ्यर्थी हैं, वो सभी हमारे इस चैनल पर भी जुड़ जाएं, ताकि अगर किसी चैनल पर कभी कोई टेक्निकल समस्या आती है तो हमारे व्यूवर्स को कोई दिक्कत ना हो, उनके अध्ययन में कोई बाधा ना आए, उनको वहाँ से भी वीडियो मिलता रहे और उनका अध्ययन लगातार जारी रहे। तो आज ही आप जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो लगातार मिलता रहे। देखिए कल जो मैंने भेजा है, कल पब्लिश किया है, उस पर आप देखिए यूजीसी नेट का पेपर भी कराया गया है, तो ये सारी चीज़ें उस पर कराई गई हैं। कल हैंड रिटन जो नोट्स है, हैंड रिटन जो टेस्ट सीरीज है वो कराई गई है उस पर, तो उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आइए प्रश्न संख्या 30 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 30 जहाँ पर हम लोग बात करने वाले थे, प्रश्न संख्या 30, जनकाल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद में होंगे नंद दुलारे वाजपेयी 1906 में, रामविलास शर्मा 1912 में हो जाएंगे और डॉक्टर नगेंद्र 1915 में। तो जन्म काल के अनुसार इनका सही क्रम यही होगा। सुमेलित करने वाला मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि किस तरीके से आपको सुमेलित करना है कि आपका उत्तर एकदम सही हो। हाँ सब कभिन केर पछ लगा, हाँ सब कभिन केर पछ लगा, ये पंक्ति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, यानी ए का दूसरा। अब ए का दूसरा हमको किस में मिल रहा है? ए का दूसरा देखिए पहले में मिल रहा है, तो आपका उत्तर हो गया पहला, पहला हो गया, यहीं से आपको पता चल गया। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखें, राउल वेल, राउल वेल किसकी रचना है? राउल वेल किसकी रचना है? अरोड़ा के बी की रचना है, यानी ए का चौथा होगा। ए का चौथा हमको किस में मिल रहा है? ये का चौथा हमको बी में मिल रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि बी सही है। इस तरीके से आप अगर एक नहीं पता है, आप दूसरा देख लें, दूसरा पता होगा उससे आप कर लेंगे। खुमान रासो जो दलपति विजय का है, आपको नहीं पता, आप खुमान रासो से मिला लीजिए। बी का पांचवा देखिए यहाँ पर मिल रहा है। चंदनमाला राज जो आशगु कवि की रचना है, नहीं पता है, आप इससे मिला लीजिए। सी का पहला होना चाहिए, वो भी आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से चार में से एक भी अगर आपको आता है तो मुझे लगता है कि आराम से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। सियाराम शरण गुप्त की रचना इसमें कौन सी है? सियाराम शरण गुप्त की है मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त की है मौर्य विजय, यानी ए का पहला। ए का पहला हमको किस में मिल रहा है? ए का पहला तीसरे में मिल रहा है, तो आपका उत्तर तीसरा होगा। नहीं पता है तो आपके पाठ्यक्रम में है सतरंगे पंखों वाली, किसका है? नागार्जुन का है। अब आप खुद देखिए यहाँ पर कहीं पर भी नागार्जुन नहीं दिए गए हैं, इसका मतलब 5 जहाँ जहाँ दिया गया है,
5 जिसमें जिसमें दिया गया है आप उसे हटा सकते हो। तो उस तरीके से दूसरा विकल्प में 5 लिखा है, आप इसे हटा सकते हो। तो ऐसे छांटने का तरीका है जिससे आप छांट सकते हैं। विप्लव गान बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो है विप्लव गान, आपको ये याद है तो आप इससे मिला लीजिए। अगला प्रश्न देखें। श्रेय नहीं कुछ मेरा, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा की जो पंक्ति है वो मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होगा, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ए का, हो जाएगा 5वां। ए का 5वां आप देखिए किस में मिल रहा है, 5वें में अज्ञेय है ना, तो ए का 5वां 2 में मिल रहा है। ए का 5वां, इसका मतलब अब यहाँ पर हमारा तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे से मिला लीजिए। दूसरी पंक्ति है कि परम अभिव्यक्ति, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है राग में, पता नहीं जाने कहाँ है वो, मुक्तिबोध का है, यानी बी का पहला। तो बी का पहला हमको किस में मिल रहा है, पहले में मिल रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखें। मधुलिका, प्रभात फेरी, प्रणभंग, ये जो रचनाएं दी गई, मधुलिका किसका है भाई? ये पात्र नहीं है कि जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी में आप चले जाएं। यहाँ पर मधुलिका की बात हो रही है, मधुलिका रचना की बात हो रही है, और यह है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। ए का तीसरा, ए का तीसरा यानी पहले में मिल रहा है, हमारा उत्तर पहला होगा। वैसे काठमांडू की जो पहली सांझ है शिवमंगल सिंह सुमन का, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित उपन्यासों का उनके विषय वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, जिसे अपना मोर्चा आपको नहीं याद है, मुझे चांद चाहिए नहीं याद है, दिलोदानिश नहीं याद है, अनाम दास का पोथा तो याद है, औपन्यासिक आख्यान है, जो एकदम साधारण है, कोई तो याद होगा एक। तो यहाँ पर आपका डी का पहला यानी कौन सा उत्तर हो रहा है? दूसरा उत्तर सही हो रहा है। 4 में से कोई एक भी अगर आपको याद है तो मुझे लगता है कि बहुत ही आराम से ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप कर सकते हैं, अगर परीक्षा में जल्दबाजी ना करें तो। अब यहाँ पर देखिए, मालविका, मल्लिका, वेणुरथ, देवयानी, यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से मालविका आप देखें तो मालविका किसकी पात्र है? मालविका, कल्याणी, सुवासिनी, कार्नेलिया, ये सब किस में है? चंद्रगुप्त में है। वहीं मल्लिका आप देखेंगे आषाढ़ का एक दिन में है, तो ए का हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा हमको 2 में मिल रहा है, जो 2 देख लिया। मल्लिका 5वां यानी हो जाएगा पहला, तो 37 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 38 देखें। निम्नलिखित आलोचनात्मक ग्रंथों का आलोचकों के साथ सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखें, साहित्यिक कथा, साहित्य क्यों लिखा है? साहित्यिक कथा होगा। साहित्य कथा विजयदेव नारायण शाही का है, विजयदेव नारायण शाही का, यानी ए का चौथा होगा। आपका उत्तर हो गया 2, दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित ग्रंथों का उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस मीमांसा, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, यानी ए का तीसरा होगा। ए का तीसरा किस में मिल रहा है? चौथे में मिल रहा है, तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा चौथा। इसी तरीके से आपको मिलाना है। टेस्ट सीरीज आपको मैंने भेज ही दिया है, उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आप जरूर हल किए होंगे। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका है? भामा का है, हो जाएगा 5वां, ए का 5वां, ए का चौथा। तो ए का चौथा किस में दिया गया? पहले में दिया गया, आपका उत्तर पहला हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर स्थापना और तर्क, स्थापना और तर्क में मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि आप लोगों को याद हो कि किस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। ये कॉन्सेप्ट बेस पर होते हैं। जैसे रीतिकाल में आप खुद सोचिए कि रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती, विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था, बिल्कुल सही है।
स्थापना आपका सही हो गया। अब तर्क पर आते हैं। तर्क में दिया गया, इसीलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया। बिल्कुल सही कहा गया। यानी आपका उत्तर यहां पर हम देखें तो यहां पर हम देखें तो तर्क जो दिया गया, तर्क के हिसाब से, हाँ ठीक है, तर्क के हिसाब से अगर हम देखें यहां पर तो हमारा ये तर्क सही है। लेकिन ये तो सही हो गया, लेकिन जो पहला है कि रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं, देखिए जनसाधारण का नहीं, सामंती जीवन की अगर बात करें तो कवियों का जीवन जो था वो सामंती था। भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत कौन था? जो दरबार से संबंधित थे, जो दरबारी लोग थे, उनका जीवन विलासपूर्ण था, सामंती था, भोगपूर्ण था, श्रृंगारिक था, लेकिन जनसाधारण का नहीं था। इसीलिए आपका पहला गलत हो जाएगा, सही नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। जनसाधारण की बात की गई, लेकिन जो कवियों के द्वारा कहा गया, जो रचनाएं की गई, वो रचनाएं जब लोगों में पहुंची तो लोगों के मन में आप देखेंगे कि इस तरीके की रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके की जो रचनाएं हैं, रचना पढ़कर लोगों के मन में जो भाव जागृत हुआ, वह भाव है यहाँ पर जो दिखाया गया है तर्क में। तो इसलिए आपका स्थापना सही है, तर्क गलत है। स्थापना गलत है, तर्क सही है, यानी उत्तर हो जाएगा पहला। दूसरा देखें, साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं। साहित्य एवं कलाएं, आप खुद सोचिए कि कोई भी साहित्य है और कोई भी कला है, वो किसी भी वर्ग, किसी वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी एक ही वर्ग की बात की गई है किसी साहित्य में। वो साहित्य की कोई भी विधा आप ले लीजिए, तो क्या किसी एक वर्ग की बात की जाएगी? क्या आपने अगर प्रगतिवाद पढ़ लिया या आपने प्रयोगवाद पढ़ लिया, तो क्या सर्वहारा की जो बात की गई सिर्फ यही आपको दिखाई देगा? यानी सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो किसी एक को देखकर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। संपूर्ण साहित्य की बात करें, संपूर्ण कला की बात करें, ये तो यहां पर जो स्थापना दिया गया तो ठीक वैसे ही हुआ कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो यहां पर जो स्थापना दिया गया, यह स्थापना हमारा गलत है, स्थापना गलत है। तर्क दिया गया, चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। हाँ, ये जरूर है कि साहित्य की जो चेतना होती है वो शासन और सत्ता की जो विचारधारा है, विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। भाई, साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की अगर बात करें तो उस समय की समकालीन जो परिस्थितियां होती हैं, उस समकालीन परिस्थितियों या उस समय की जो विचारधारा है उससे प्रतिबद्ध जरूर होती हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर अगर हम देखें तो ए होगा, इसलिए क्योंकि उस समय के साहित्य की जो साहित्य है, जो समाज है, उससे प्रतिबद्ध होती हैं। लेकिन केवल अगर हम शासन की बात करें, केवल उसमें जो सत्ता है उसकी बात करें, सिर्फ उससे प्रतिबद्ध होती हैं, तो ये चीज़ गलत है। जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में किसी भी राज्य में आप जाएं और उस राज्य के किसी लेखक की अगर हम बात करें, किसी लेखक की बात करें जो साहित्य की रचना कर रहा है, तो बहुत से लेखक आपको ऐसे मिल जाएंगे, बहुत से लेखक आपको ऐसे मिल जाएंगे जो वहाँ के उस राज्य के जो शासन और सत्ता है उसके पक्ष में लिखेंगे, तो बहुत से ऐसे हैं जो विपक्ष में लिखेंगे। तो पक्ष और विपक्ष दोनों चीज होती है, केवल पक्ष में ही चीजें नहीं लिखी जा सकती हैं, और केवल शासन सत्ता से ही संबंधित, केवल उसी की विचारधारा से संबंधित ही चीजें नहीं लिखी जाती हैं। इसलिए हमारा कथन और तर्क यानी स्थापना और तर्क दोनों गलत है। अब यहां पर देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया बिंब अतीन्द्रिय होते हैं, गलत। बिंब अतीन्द्रिय नहीं होते हैं।
क्योंकि उनमें ऐन्द्रियकता का होना अनिवार्य है। हाँ, क्योंकि उसमें ऐन्द्रियकता का होना अनिवार्य है, सही है, लेकिन अतीन्द्रिय होते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में यह दिया गया है कि हृदय साहित्य समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। गलत। हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला, भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भाव नहीं है? हर व्यक्ति के अंदर भाव है। तो भाव है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भाव है समाज में उत्पन्न हुआ है हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक हो। इसीलिए साहित्य शास्त्र में उसके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया। गलत है, उल्लेख किया गया है, यानी हमारा बी होगा, दोनों गलत है। अगला प्रश्न देखें। रस कार्य यानी कारणजन्य रूप वस्तु नहीं है। यहां पर जो कहा गया है, यहां पर आप देखिए कि जो रस कार्य है यानी कारणजन्य रूप वस्तु नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो विभावादि समूह आलंबन और उसके आत्मक अनुभव है, न कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, दोनों सही हैं। अब इसके बाद में टेस्ट सीरीज आपको जो मैंने दिया है, इस पैराग्राफ को आपने पूरा पढ़ ही लिया होगा। सिर्फ इसका उत्तर आपको यहाँ पर हम बताते चल रहे हैं, उत्तर कहीं पर लिख लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? आपका उत्तर हो जाएगा कविता में दिखाई पड़ता है। जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है? तो रागात्मक वृत्ति के प्रसार से संभव है। मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा ए। मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से बन सकता है। काव्य योग की साधना से आशय क्या है? तो आशय हो जाएगा आपका लोक मंगल से। तो जो गद्यांश दिया गया उसी आधार पर उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये आपके समझ में आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द गुरु एकेडमी पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर और द गुरु एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब कल जो वीडियो आपको मिलेगा, कल टेस्ट सीरीज का जो वीडियो पब्लिश किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स होगा, वो आपको मिलेगा द गुरु एकेडमी पर। तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ भी नई नई जानकारियाँ आपको दी जाती रहेंगी हमेशा। अल्टरनेट, हमेशा नहीं, अल्टरनेट यानी एक एक दिन छोड़कर। एक दिन आपको कंपटीशन एकेडमी पर, एक दिन आपको गुरु एकेडमी पर। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त करें।